हेलो, हेलो। आओ यार, है यार। माता पिता का जो मांग रहे हैं भेज देंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, देखिए आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। ध्यान से देखिए इसको, और उम्मीद है अल्लाह की आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। तो बेटा मेरे एग्जाम की डेट जो है लगातार कम होती जा रही है, एक एक दिन कम हो रहा है, तो फटाफट तैयारी में जुट जाओ भैया, ठीक है? फटाफट तैयारी में जुट जाइए आप लोग, आ जाइए आप लोग, जुड़ जाइए, ठीक है? आप सुन रहे हैं मनोज सर को प्रतिष्ठा क्लासेस में, ठीक है? तो आइए बात करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बिना देर किए बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। भैया बधुआ मजदूर क्या है? बधुआ मजदूर मतलब जबरन काम कराना और मजदूरी ना देना। और कई बार तो यार इस देश में ऐसा हुआ, कमाल का देश है हमारा, समझ रहे हैं, पूरा डाइवर्सिटी से यानी विविधता से भरा हुआ देश है। यहां पर इस देश में अब पता लगा कि किसी ने आपको मजबूरी में आपने कर्ज ले लिया, किसी से बीमारी में, शादी में, किसी मजबूरी में आपने कर्ज ले लिया 10 रुपया। बहुत पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। अब आपने 10 रुपया कर्ज ले लिया भैया साहूकार से, वो लगातार कई पीढ़ी आपसे वसूलेगा, बोलेगा तोरे दादा कर्जा लिए थे तो चल तो मेरे खेते में काम कर, समझ रहे बात? तो ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग भी अपने बचपन में देखे कि तमाम लोगों को देखे कि वो भैया दूसरों के खेत में भैया कामे करते रह जाते थे, बोलते थे तोरा दादा, तोरा बाप जो है कर्जा लिया था, अभी कर्जा चुका नहीं है, समझ रहे? तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें काम करना पड़ता था। तो मैं आपको बताऊं कि इस समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय संसद ने माय डियर बधुआ मजदूर उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, अबोलिश कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस लिहाज से कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या कि बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था माय डियर? नो डाउट 1976 में, 1976 में बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, ठीक है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है माय डियर? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो माय डियर आपको एक बात बता दूं मैं, क्या कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार उनका संरक्षक अगर आपसे पूछे, संरक्षक पूछता है, और कभी कभी पूछता है कि इसकी जो है व्याख्या कौन कर सकता है। तो ये दोनों सवाल जब आए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मौलिक अधिकार की व्याख्या करना और मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का जो राइट से माय डियर पावर है, वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में मौजूद मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, यूएसए से लिया गया है माय डियर। कुल 12 से लेकर के 35 तक इसमें अनुच्छेद है। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में एक संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया, तो वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को निकाल करके 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि एक लाइन का क्वेश्चन पे मत जाना मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई,
एक लाइन के क्वेश्चन को मैं पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ाऊंगा कि इसकी किडनी कहाँ है, इसका लीवर कहाँ है, इसका लंग्स कहाँ है, समझ रहे? और बार बार रिवीजन होगा, तो जिनका रिवीजन बेहतर हो गया है वो घबराएंगे नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको इसके रिवीजन की जरूरत है, ठीक है? तो पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जो बात समझ में नहीं आ रही है ना, वो निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये सवाल आपका हल हो गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है माय डियर? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, नो डाउट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए सवाल आपके सामने, एक सवाल फिर से आ गया, क्या कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माय डियर, नो डाउट, नो डाउट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में माय डियर, नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश बट आल्सो इन एशिया। एशिया में भी ये माय डियर आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में एक है, समझ रहे हैं? इसको जो है, इसको स्थापित किया गया था माय डियर 1916 में। 1916 में उस समय एनी बेसेंट का एक कॉलेज चल रहा था, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं आप? और आपको एक मैं बहुत मजेदार बात बता दूं कि जो आपके हैदराबाद के निजाम है, हैदराबाद के जो निजाम है माय डियर, उसमें जो 7वें निजाम थे, 7वें निजाम ने 1 लाख रुपए इसको दान किया था इस कॉलेज के लिए 1939 में। वो आखिरी निजाम भी थे हैदराबाद के, उन्होंने इसको 1 लाख रुपए जो है दान किया था। इसमें एनी बेसेंट का भी सहयोग है, जिसमें जो पहले कॉलेज चल रहा था सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय, उसको भी इसी में विलय कर दिया गया। तो मदन मोहन मालवीय मेन संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय 1960। दूसरा और तीसरी बात माय डियर कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि एशिया में आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से भी आपको कई फैक्ट देखने को मिल जाएंगे, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर अगर मैं बात करूं इन ऑप्शन में से, तो माय डियर लास्ट के तीनों नहीं, इसमें इलाहाबाद, प्रयागराज लगभग जो है 65 लाख की आबादी के साथ जो है 65 लाख की आबादी, लगभग 65 लाख की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर माना जाता है, ठीक है, इलाहाबाद। और वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो माय डियर नो डाउट हमारे ऑप्शन में दिया है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो इसमें प्रयागराज जो जिला है उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के इस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला वो प्रयागराज है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में लोकसभा अध्यक्ष को क्या किया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट देखिए ऑप्शन को। 4 ऑप्शन है माय डियर आपके सामने, फटाफट बताइए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। अच्छा, तो ये 5वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। भारत में लोकसभा अध्यक्ष नामित किया जाता है, चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है या फिर मनोनीत किया जाता है? फटाफट बताइए।
अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूं आपको माय डियर। तो ये बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा तो गया है लेकिन अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत बड़ी मारक क्षमता रखता है। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता है कि नामित कहे कि चयनित कहे कि नियुक्त कहे कि मनोनीत कहे। ठीक है माय डियर, तो आपको पता होगा कि जब भी नई लोकसभा बनती है तो नई लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। क्या करती है? चयन करती है। तो माय डियर उस लिहाज से मेरे प्यारे भाई, उस लिहाज से चयनित किया जाता है, यानी भारत में लोकसभा अध्यक्ष को चयनित किया जाता है, बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है? अब देखो ऐसे सिंपल ढंग से पूछता था पहले कि बताइए लोक नियोजन किस आर्टिकल में है। तो लोक नियोजन माय डियर नो डाउट अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 16 में है। लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन को पूछने का तरीका ट्रेंड अपना थोड़ा से मॉडर्न बनाया है, थोड़ा से बदल दिया है और वो जानने का प्रयास करते हैं कि आप इस अनुच्छेद या इस भाग में या इस टॉपिक में कितना डीपली नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो यहाँ पे 16-16 तीन ऑप्शन है। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो आप फंस जाएंगे अगर आपने थोड़ा डीपली नॉलेज नहीं लिया है। तो क्या है माय डियर, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है? अवसर की समानता का मतलब होता है राज्य किसी भी तरह की वैकेंसी कोई योजना निकालता है तो सभी नागरिकों को बराबर अवसर प्रदान करेगा। ये बात 16 में कही गई है और 16 के अंदर घुसे तो 16 के अंदर 1 और 2 में ये बात कही गई है। तो उस लिहाज से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय प्रेशर यानी दबाव को मापने के लिए माय डियर क्या कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? आपके सामने चार जो है देखिए, ये एनीमोमीटर जो है माय डियर, ये जो है हवा की दिशा को मापने के लिए होता है, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का यूज होता है माय डियर। हाइग्रोमीटर जो होता है माय डियर, है ना, ये नमी हवा में पानी की वजह से जो नमी पैदा होती है जिसको आर्द्रता भी बोलते हैं माय डियर, तो नमी को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मापने के लिए होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? अब चूंकि आपको एकदम आपकी खाल खींच देगा डॉक्टर, समझ रहे हैं ना, तो जान गया कि मरीज हमारा ठीक ठाक है तो पहले थर्मामीटर उटर लगा करके कुल चेक वो करके एकदम नाटक करेगा, बड़का डॉक्टर बनेगा, उसके बाद तब बड़ा बड़ा आपको समझ रहे हैं ना डॉलर वाला पर्चा पकड़ाएगा भैया। तो उस लिहाज से आप देखिए तो टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर हवा में नमी को मापने के लिए और एनीमोमीटर हवा में डायरेक्शन को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बैरोमीटर। सॉरी, तो बैरोमीटर का यूज माय डियर वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसका? बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं माय डियर तो ऑक्सीजन कहां जाती है? लंग्स में जाती है। और लंग्स में माय डियर आरबीसी जो होता है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है माय डियर, प्रोटीन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, इसका काम है वो तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ता है, कैच करता है और तुरंत उसकी गठरी बना करके पूरे शरीर में जहां जहां कोशिकाएं है ना, टिश्यू कोशिकाएं मौजूद हैं और जिनको जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो सबके पास पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है माय डियर
इंसुलिन क्या करता है यार? इंसुलिन आपको पता है कि इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है, जो निकलता है पैंक्रियास से। कहां से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है माय डियर, ठीक है ना। तो इसका काम है शुगर कंट्रोल करना। हमारे सवाल का जो सही जवाब है वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन माय डियर, हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में जरूरतमंद कोशिकाओं और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप अलग बात होती है, द्वीप समूह का मतलब होता है जहां पर कई तरह के पानी में, है ना। पहले तो आप द्वीप समझ लो, जो पानी से घिरा हो माय डियर, पानी से घिरा जमीन का जो टुकड़ा होता है, चाहे वो नदी में घिरा हो चाहे वो सागर में घिरा हो, तो पानी से चारों तरफ से जो जमीन का उभरा हुआ टुकड़ा जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसी को बोलेंगे द्वीप बोलेंगे। और ऐसे जब कई द्वीप मिल जाते हैं माय डियर, तो उनको बोला जाता है द्वीप समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वीप समूह बोला जाता है। अब सवाल क्या है? सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो नो डाउट माय डियर, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन है? राष्ट्रीय आय मतलब हमारे देश के अंदर काम करने वाले लोगों की आय, हमारे देश में तमाम फैक्ट्री से लेकर के कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसकी आय, ब्याज से आने वाली आय, हर तरह की आय को जो है माय डियर काउंट करने वाली संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है एनएसओ, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको आप फटाफट देखिए और इसका जवाब दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारतीय रिजर्व बैंक, क्या भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में क्या क्या जानना चाह रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक किसका? नेहा, भारतीय रिजर्व बैंक में क्या? चलिए क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं इसका जवाब देता हूं। भारत में स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त शासन की शुरुआत करने वाले वायसराय कौन थे, जिन्हें इस व्यवस्था का जनक माना जाता है ना। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। अमान, नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल खुशबू, सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बेहतरीन आपकी टीम जो है काम कर रही है, ठीक है। करो या मरो, गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है ना। तो निकम्मे लोगों का इस धरती पे कोई काम नहीं है। जो व्यक्ति लगातार बिना थके हारे अपने काम को करता रहेगा, निश्चित रूप से सफलता उसकी झोली में आएगी, इसमें नो डाउट, कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई, बता सकते हैं आप लोग? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? अच्छा, देखिए, तो राजस्थान के नागौर में लागू की गई, ये बात तो समझ में आती, लेकिन यहां पर यार दो दो स्टेट दिया हुआ है,
राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान हरियाणा, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कितना दिमाग लगा करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपने सबसे पहले सिंगल स्टेट को पढ़ रखा था, अब डबल कर दिया कि भाई राजस्थान में तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर से जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई, नो डाउट इसमें, ठीक है। लेकिन सवाल यहां ये है कि ठीक उसी समय या उसके थोड़ा बाद दूसरा स्टेट ऐसा कौन सा है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। तो नो डाउट माय डियर, नो डाउट वो स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यदि ऐसा सवाल पूछता है तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यानी राजस्थान के तुरंत बाद जो है वो आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले शुरू किया गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुट्टानाइकन, कादर और कोरगा। भैया ये जो नाम आप सुन रहे हैं आपको अजीब लग रहा होगा, ये सभी ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं। जैसे कोल हैं, भील हैं, समझ रहे हैं ना, कोल हैं, भील हैं, ये सब आदिवासी जातियां हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो उसी तरह से ये भी ट्राइबल्स है यानी आदिवासी जातियां हैं। तो पूछ रहा है कि ये सारे लोग भारत के किस राज्य के आदिम जनजाति समूह में आते हैं, आदिम जनजाति समूह में आते हैं, ठीक है। तो नो डाउट माय डियर, नो डाउट केरला। ये जितनी भी जनजातियां आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी माय डियर केरला से संबंधित हैं। किससे? तो केरला से संबंधित हैं, ठीक है ना। ये सभी ट्राइब्स हैं और ये ट्राइब्स कम्युनिटी केरला स्टेट से संबंधित है, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन यहां जरूर बनता है ट्राइब्स के ऊपर, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना बेटा। निगाह हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है ना, इसलिए सावधानी से बिल्कुल करना है। आप कॉम्पिटिशन का लेवल थोड़ा से माय डियर बहुत बारीक हो गया है, समझ रहे बात को। यानी आप कह रहे ना मैं बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता हूं लेकिन पीछे से क्यों लैया ठोक दे तब क्या करवा। तो आगे भी देखो पीछे भी देखो, कहता है ना, ठीक है। इसलिए एकदम सावधानी से क्वेश्चन को तैयार करना है और उसके ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कि ये जो ट्राइब्स है माय डियर वो केरला स्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। तो भैया ये तो रविन्द्रनाथ जी का ये भी है, ठीक है। अमार सोनार बंगला, एकला चलो रे, चित जे था, भय शून्य, ये तीनों की तीनों जो है माय डियर ये जो है तीनों की तीनों ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन ऐसा है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध नहीं किया है। तो वो है कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, ठीक है, ये उसका गीत है माय डियर, समझ रहे हैं। हाँ, राम सिंह ठाकुरी ने इसको संगीतबद्ध किया है। किसने? राम सिंह ठाकुरी ने इसको संगीतबद्ध किया है। ये भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में कप्तान थे, समझ रहे बात को, राम सिंह ठाकुरी। तो ये सवाल का सही जवाब है कदम कदम बढ़ाए जा। ये जो है माय डियर रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित नहीं है। बाकी के ऊपर की तीनों रचनाएं रविन्द्रनाथ जी से संबंधित हैं। कदम कदम बढ़ाया जा इसको राम सिंह ठाकुरी जी ने संगीतबद्ध किया है और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का कदम ताल गीत हुआ करता था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और ये आखिरी क्वेश्चन भी है हमारे इस टॉपिक का, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। अब देखिए
कुछ बकलोल होते हैं ना स्टूडेंटों में, वो बकलोल लोग जैसे देखेंगे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो तुरंत ही मारेंगे मायावती बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन में बढ़िया है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी नहीं दिया हुआ है, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी को टिक मार देते भाई साहब। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले इसका इतिहास ये है कि ये विनय पिटक जो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जी का ये आदर्श वाक्य रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन सवाल यहां कुछ और पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है माय डियर कि ये जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है वो किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शायद आपने ना सुना होगा निश्चित रूप से। तो मैं आपको बताऊं कि ये माय डियर ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का जो है ये संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है माय डियर। किसका? ऑल इंडिया रेडियो, शॉर्टकट में इसको AIR भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाँ 1 मिनट, तब तक आप लोग इसको देखिए 1 मिनट। तो इसकी जो है लखनऊ है, यहाँ जिला के मामले में या शहर के मामले में अंतर। अच्छा, तो अच्छा, अरे RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन पे मैं आता हूं, थोड़ा से देखिएगा 1 मिनट माय डियर। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा क्लियर करिए। देखिए कह रहा है कि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, अगर शहर की बात करें, देखिए शहर क्या होता है माय डियर, शहर और गांव। जैसे मैं इलाहाबाद की बात करूं या किसी शहर की बात करूं तो सिटी केवल सिटी वाला ही जोन माना जाएगा, जहां पे सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, लगभग सभी ऑफिस होते हैं, तो वो एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन इलाहाबाद कोई छोटी जगह नहीं है, तो इसमें गांव भी ऐड होता है, सभी शहरों में लगभग गांव ऐड होते हैं, तो उस लिहाज से देखेंगे तो बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी। तो अगर स्पेशली शहर की बात करें, शहर की बात करें तो लखनऊ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लखनऊ कहा जाएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट कहता है, जिला कहता है, तो जिले में सबसे बड़ी संख्या वो प्रयागराज जिले की है, समझ रहे हैं, जिसमें गांव और शहर दोनों ऐड होते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप सुधार लीजिएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फिर अगली क्लास में आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना हो, उसको लेकर के मैं प्रस्तुत होता हूं। फिर मिल